सभी दर्शकों, सभी चैनल देखने वालों एवं सभी सुधीजनों, ऑल द इंटेलेक्चुअल्स, मोस्ट वार्म वेलकम ऑन माय चैनल। सबका स्वागत है। और जैसे कि बहुत सारे विषयों पर मैं अपनी वीडियो बनाता रहता हूँ, ये एक ऐसा विषय है जिस पे बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है, लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत से प्रश्न होते हैं। तो मैंने सोचा इस विषय को लेके भी क्यों ना वीडियो बनाई जाए। आमतौर पर भारतीय खुफिया तंत्र को या किसी भी खुफिया तंत्र को ऐसे समझा जाता है जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है या हम उसे टीवी से देखते हैं। तो सीधी सी बात है, उसमें रोमांचकता है, उसमें खुफिया शब्द होने की वजह से उसमें एक आपको दिखेगा कि कोई दूसरा भेष बदल के कुछ कार्य कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें। परंतु यदि आधिकारिक रूप से आप किसी भी देश के खुफिया तंत्र को देखेंगे तो उसमें काफ़ी चीज़ें जानने योग्य भी हैं और काफ़ी चीज़ें सामने भी होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो किसी भी खुफिया तंत्र के आप ये कह सकते हैं उसके क्या राष्ट्र की सुरक्षा या राष्ट्र की जो क्षमता होती है वो एक खुफिया तंत्र किस प्रकार से करता है या किस प्रकार से उसको प्रस्तुत करता है। और सीधी सी बात है, राष्ट्र के हित के लिए या फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी, या ऐसी स्थितियों में जब राष्ट्र के ऊपर कोई बाहरी या आंतरिक खतरा ना आए। विशेष रूप से भारत की बात करें तो खुफिया तंत्र या खुफिया मिशन के संबंध में बहुत कुछ हमने सुना, देखा है, फिल्में बनी हैं। तो आज ये आप जैसे देख ही सकते हैं कि मैंने पहले से ही जानकारियों को प्रस्तुत कर रखा है और इसी बोर्ड पे जितना लिखा हुआ है वो पर्याप्त है हमारे सुरक्षा तंत्र के जानने के बारे में। तो खुफिया तंत्र या इंडियन इंटेलिजेंस, अगर दो मुख्य विभागों की बात करी जाए आज के परिप्रेक्ष्य में, मैं सारी बातें आज ही के परिप्रेक्ष्य में करूँगा, कोई भी अधिक बात नहीं करूँगा, जितनी जानकारी होती है उतनी बात करूँगा। और जो जानकारी किसी भी रूप से आप कह सकते हैं कहीं से भी आप देख सकते हैं। और बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि हम खुफिया तंत्र के भाग कैसे बने, खुफिया तंत्र हमें कैसे चुनेगा, वो भी शायद आपको थोड़ा सा इससे अंदाज़ा हो जाएगा। तो हमारे दो प्रमुख तंत्र हैं, जैसे आप देख सकते हैं बोर्ड पर, खुफिया तंत्र के दोनों तरफ। एक तरफ आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो है, अन्वेषण ब्यूरो भी कहते हैं जिसे, और दूसरी तरफ आपका रिसर्च एनालिसिस विंग है, जो सबसे फेमस रॉ जिसे नाम दिया जाता है। जैसे पाकिस्तान की ISI है, अमेरिका की CI है, CIA है, MI6 है, जिसमें सबसे ज़्यादा चर्चा और रोमांच का जिसमें पटाक्षेप होता रहता है। परंतु इनको दोनों को समझते हैं पहले तो कि इनका क्या क्या कार्य हैं, कौन कौन से इनके भाग हैं, प्रतिभाग हैं। तो शुरुआत करते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से। जैसे कि आप देख सकते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। देखा जाए तो आंतरिक सुरक्षा के किससे संबंधित है। नाम इंटेलिजेंस ब्यूरो, हमारे जितना इंटेलिजेंस ब्यूरो का नाम है, कोई विशेष नामकरण ऐसा किया नहीं गया, परंतु इसका कार्य जो है प्रमुख रूप से भारत की आंतरिक सुरक्षा को लेकर जितनी भी खुफिया जानकारी है या जो भी इंटेलिजेंस, असल में इंटेलिजेंस शब्द होता है कोई ऐसी जानकारी या कोई ऐसा पूर्वानुमान लगाने की जो क्षमता होती है, वो किसी ब्यूरो के पास कैसे आती है। तो इसका जो मूल वाक्य है, ऑलवेज अलर्ट। ऑलवेज अलर्ट यानी कि आप जानते हैं हमेशा सजग रहना। अब इसके यदि हम ऑर्गेनाइजेशन या इसकी आप कह सकते हैं कि इसकी संरचना की बात करें तो इसमें एक हेड होते हैं, यानी कि IB के हेड जो होते हैं, एकमात्र 4 स्टार IPS ऑफिसर। पूरे राष्ट्र में ये सबसे बड़े IPS ऑफिसर हैं। आप ये कह सकते हैं कि वैसे IPS जो DGP होता है राज्य का, वो 3 स्टार होता है, लेकिन ये DGP से भी एक ऊपर रैंक है, तो ये सबसे बड़े IPS ऑफिसर। एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो जितनी भी पुलिस तंत्र है उसके ऊपर एक, ना चाहते हुए तो नहीं कहूँगा, परंतु एक खुफिया कंट्रोल रखता है, और वास्तव में आप देखेंगे तो ऐसा होता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिक्रूटमेंट यानी कि इसमें जो चयन प्रक्रिया है उससे सब संबंधित है, इसकी जानकारी भी उपलब्ध है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो पोस्ट लिखी हुई हैं, ACIO, DCIO, JIO, सिमिलर स्मॉलर रैंक्स। जैसे कि आप ये समझिए कि इसमें प्रधान रूप से ACIO का मतलब होता है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, फिर DCIO डेप्यूटी, फिर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, उसके बाद सेक्रेटरी इत्यादि, एडिशनल इत्यादि रैंक होती हैं। और इनके अलावा आधिकारिक रैंक के अलावा इसमें नीचे की रैंक की होती है, निचले स्तर की, जैसे कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स इत्यादि। ACIO इत्यादि ये सब हैं, थोड़े से बड़े रैंक हैं। हाँ, इनकी कोई वर्दी नहीं होती, सादे वर्दी में रहते हैं, लेकिन ये पूर्ण रूप से आप कह सकते हैं हर राज्य की पुलिस तंत्र से अभिन्न रूप से संबंधित होते हैं। आप ये समझिए कि हर राज्य में कम से कम अगर IB की कोई सेल होगी या IB का कोई ऑफिस होगा, अब ऑफिस की जानकारी आपको ना भी हो,
परंतु आईबी के इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर इत्यादि इनकी संख्या सीमित होती है राज्य के हिसाब से, संवेदनशीलता के हिसाब से। हो सकता है सीमावर्ती राज्यों में ज़्यादा हो, गतिविधि ज़्यादा हो, क्योंकि वहाँ से बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है अलग अलग माध्यमों से। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का प्रमुख कार्य है कि जहाँ जहाँ से जिस जिस प्रकार की जानकारी, यहाँ तक कि आप भी इनको जानकारी दे सकते हैं। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ये जानकारी राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये आपसे संपर्क भी करते हैं। जैसे आपको किसी अनजान नंबर से कॉल आ रहा है इत्यादि इत्यादि। लेकिन वो जानकारी जिसको ये देख सकते हैं ऑथेंटिकेट, यानी जो उन्हें लगता है कि हाँ ये जानकारी हमारे किसी कार्य की है, या इस व्यक्ति से हमें वो जानकारी प्राप्त हो सकती है, और ये व्यक्ति उतना जो है हमसे शेयर करके हमारे पास वो सुविधाएं, हमारे पास वो प्रणाली है, हमारे पास उतनी क्षमता है कि हम उसको फिर एनालाइज, यानी कि थोड़ा सा उसके ऊपर कार्य करके क्या कर सकते हैं कि उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, या संबंधित एजेंसियों को जानकारी आगे बढ़ा सकते हैं। रोल्स एंड फंक्शंस, इंटेलिजेंस ब्यूरो आपकी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, तो ये जवाबदेह है आपके होम सेक्रेटरी को और गृह मंत्री को। तो जो भी निवर्तमान गृह मंत्री हैं इनसे संबंधित कार्य कर सकते हैं। किसी भी राज्य में यदि आप कहेंगे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो अधिकारी हैं उनकी जानकारी किसे होती है, तो एक तो डीजीपी को होती है, दूसरी आपके राज्य के जो डिस्ट्रिक्ट यानी कि ज़िले के जो चीफ अधिकारी होते हैं एसएसपी, एक तो इनको होती है, और ये इन्हीं की निगरानी में आते हैं। पुलिस को एक प्रकार से थोड़ा सा ये नियंत्रण में भी रखते हैं, जैसे पुलिस के पास कितने हथियार हैं, कितना असला है, बारूद है, इसके विषय में भी इन्हें जानकारी होती है। आंतरिक जानकारी प्राप्त करने या आपके जमा करने या संबंधित जितने भी तरीके के आप कार्य कर सकते हैं, इनकी छूट इन्हें होती है गृह मंत्रालय की तरफ से, और इसी छूट की वजह से काफ़ी जानकारियों को एकत्रित कर पाते हैं। यानी इनके ऊपर की निगरानी सीधे सीधे गृह मंत्रालय से होगी, और इनके चीफ से होगी, और इनके अधिकारियों से होगी। तो एक पैरेलल आप कह सकते हैं, एक एजेंसी, या पैरेलल यानी समानांतर एजेंसी जो आंतरिक मामलों में या आंतरिक एजेंसियों के साथ मिल के काम करती है और थोड़ी सी स्वायत्तता भी रखती है। इनके क्या क्या कार्य हैं? गैदर इंटेलिजेंस विद इन होमलैंड, होमलैंड यानी कि भारत, मल्टीपल सोर्सेज, जैसे मैंने बताया, हर प्रकार की इंटेलिजेंस, हर प्रकार की जानकारी जो भारतवर्ष के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। जैसे मान लीजिए आंतरिक जानकारियों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कहीं पे कोई ऐसी चीज़ पनप नहीं रही, या कोई ऐसी गतिविधि तो नहीं हो रही, या जैसे पुलिस से भी, आपके पुलिस की भी अपनी यूनिट होती हैं, वहाँ से भी जानकारी एकत्रित करके इनके पास पूरी एक खाका तैयार होता है, और उसमें से ये लोग छांट के, इनके पास इतना अनुभव होता है या इनकी ट्रेनिंग होती है, इनके प्रशिक्षण होता है कि ये उस हिसाब से अपना कार्य कर सकते हैं। और उसके बाद एक फाइनल रिपोर्ट बना के क्या करते हैं, ये इंटेलिजेंस के आधार पे जानकारी आगे बढ़ाते हैं। किसे आगे बढ़ाते हैं? जो राज्य की एजेंसियां जो इस पर कार्रवाई कर सकती हैं। कभी कभी पुलिस के डीजीपी को भी बता सकते हैं, कभी कभी आपके हो सकता है मंत्रियों को भी बता दें। और मंत्रियों की जब बात होती है तो जो गृह मंत्रालय को, सबसे बड़ा जो मंत्रालय यदि पुलिस एवं आंतरिक तो जितने भी सुरक्षा प्रणालियों को नियंत्रित करते हैं वो गृह मंत्री करते हैं। तो इनकी यहाँ तक आपकी स्वायत्तता या स्वतंत्रता होती है। लेकिन इससे बाहर के कार्य जो हैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं, जिसे हम कहते हैं फॉरेन या फॉरेन इंटेलिजेंस या विदेशी जो खुफिया तंत्र है। तो भारतवर्ष के भीतर और इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। समय समय पर आपने सुना होगा, जैसे अभी सबसे ज़्यादा आपने सुना होगा, जैसे कोई अलर्ट जारी होता है या एडवाइजरी, जो चौथा इनका जो रोल है वो एडवाइजरी और थ्रेट एनालिसिस, यानी कि भारतवर्ष में किसी भी जो ऐसी असंवैधानिक या असंगत या गैर, आपके समझ लेते हैं गैर मतलब किसी प्रकार की गतिविधि जो भारतवर्ष के लिए हानिकारक हो सकती है, यानी कि हथियारों का आवाजाही, स्मगलिंग ऐसी इस प्रकार की जो बड़े स्तर पे हो रही हो, या आतंकवादी घटनाएं जो हो सकती हैं भारत के भीतर, या जैसे स्लीपर सेल होते हैं, बीच बीच में आपने देखा होगा पुलिस दबिश डाल के पकड़ती है। तो ये सब आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट्स, यानी इनके द्वारा दी हुई जानकारी के आधार पर ही कार्य किया जाता है। अब यहाँ पर एक शब्द आता है एडवाइजरी। एडवाइजरी रोल यानी कि इनका कार्य है जानकारी देना। ये उस कार्य पे क्या नहीं कर सकते, एग्जीक्यूशन, यानी कि ये उस पर निर्णय नहीं ले सकते। ये निर्णय जो है वो गृह मंत्रालय के पास होता है और उनकी निर्धारित एजेंसियां आगे का काम करती हैं। लेकिन इनकी दक्षता के बारे में कोई संदेह नहीं है। इनके आप जितने मिशन देखेंगे, क्योंकि ये समानांतर अपना कार्य करते रहते हैं, इनके अधिकारी बदलते रहते हैं, एक स्थान पे रहते नहीं है, ये कभी अपनी पहचान नहीं बताते। दूसरी बात, यदि इन्हें फेमस होने का शौक़ है या फेसबुकिया होने का शौक़ है, तो जब तक सेवा में हैं इनके ऊपर निगरानी भी होती है, इनके ऊपर कार्रवाई भी करी जाती है। तो ये लोग अपना कार्य अपने हिसाब से करते हैं और
सीमावर्ती राज्यों में तो विशेष रूप से ये कार्य करते हैं, मिलजुल के करते हैं, और कभी कभी जिन जिन स्थानों पर कार्य करते हैं वहाँ पे अलग नाम से, अलग अपनी पहचान के साथ कार्यों को अंजाम देते हैं। ये समझिए कि इनकी जो ट्रेनिंग इत्यादि होती है वो भी दूसरे नाम से दूसरे संस्थानों में, और जैसे कि जिनके कार्य की आवश्यकता होती है, जिस प्रकार का भी आपका इंटेलिजेंस अधिकारी होगा, वो जैसे भी ट्रेनिंग लेगा, चाहे फौजी ट्रेनिंग हो, चाहे कम्युनिकेशन यानी कि सूचना उपकरणों पे ट्रेनिंग हो, या इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग हो, वो हर प्रकार से ट्रेनिंग लेगा और आसपास के लोगों को या जितने भी स्थलों से वो जाएगा होके जाएगा, उनको कभी पता नहीं चलेगा कि वो व्यक्ति किस प्रमुख एजेंसी में है। तो इतना वो एक प्रकार का खुफिया या एक प्रकार का जिसे कहते हैं रहस्य का एलिमेंट हमेशा बना के रखते हैं, ताकि संस्थान के विषय में पता चले। अब ये आईबी के जो पोस्ट हैं, ये आपके इसमें रिक्रूटमेंट बड़ा सरल है। एसीआईओ, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्ज़ाम से बन सकते हैं आप। डीसीआईओ का भी कभी कभी एग्ज़ाम होता है। इसके बाद आपके सारे प्रमोशनल पोस्ट हैं, नीचे वाली पोस्ट के लिए भी परीक्षाएं होती हैं अलग अलग स्तर पे। इंटेलिजेंस ब्यूरो का कार्य जो है वो काफ़ी जानने में आता है, यानी आप इसमें जा सकते हैं, आप इसकी परीक्षा दे सकते हैं और इसमें भर्ती हो सकते हैं। भर्ती होने के बाद आप जो करना चाहते हो कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप वॉलंटियर यानी कि जब सर्विस में होते हैं, जैसे पुलिस में हैं आप, लेकिन इनकी कुछ शर्तें हैं। फिर जब आप इनके साथ कार्य करते हैं तो ये कभी आपको डेपुटेशन पे यानी कि कुछ वर्षों के लिए रखेंगे, कुछ वर्षों के बाद आप वापस अपनी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उसी संस्था जहाँ से आप आए हैं वहाँ से वापस जा सकते हैं। लेकिन कभी भी अपने कार्य के विषय में आप कोई भी जानकारी शेयर नहीं करेंगे, अन्यथा आपको कार्य मुक्त किया जा सकता है, आपको बर्खास्त भी किया जा सकता है। तो इतनी खुफिया तंत्र की कार्यशैली के हिसाब से है। अब आ जाते हैं सबसे बहुचर्चित संस्था, हमारी जो खुफिया तंत्र है, यानी फॉरेन इंटेलिजेंस, विदेशी खुफिया तंत्र, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। फिल्मों में जिन्हें बहुत दिखाया गया है, जिस हिसाब से दिखाया गया है, अब फिल्मों से थोड़ा सा इसका जो है कार्य भिन्न होता है। मैं चाहूँगा कि जितने लोग आप लोग देखते हैं या इसको जानना चाहते हैं, जितने भी इनके पूर्व चीफ हुए हैं, रॉ चीफ जिसे कहते हैं, जिनके आपने नाम सुने होंगे, जैसे विक्रम सूद हैं या आपके निवर्तमान गोयल जी हैं, तो ये सारे इनके नाम पता हैं, ये हेड होते हैं। और ये सारे हो सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग स्थानों से आते हैं। और ये जब आप एक बार रिटायर हो जाते हैं तो आपको इतनी जानकारी दे देते हैं कि क्या हमने किया है। लेकिन हाँ, इनका कार्य करने का तरीका और कैसे क्या करते हैं, ये पूरी तरह से इनका अपना बनाया हुआ तंत्र है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। एक बड़ी मशहूर कहावत है इंटेलिजेंस की दुनिया में या खुफिया की दुनिया में, दैट वी आर नोन बाय आवर फेलियर्स। अगर हमें आप जानते हैं तो हमारी भूल चूक और गलतियों के कारण हम फेमस होना ही नहीं चाहते। इनका जो मोटो है, धर्म प्रोटेक्ट्स व्हेन इट इज़ प्रोटेक्टेड, धर्मो रक्षति रक्षिता। अब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है, इसके विषय में जितनी जानकारी मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये जानी हुई जानकारी है। लेकिन एक चीज़ इसमें संबंधित मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर रिक्रूटमेंट का कोई तरीका नहीं है। यहाँ पर जो रॉ चीफ है, रॉ चीफ डेपुटेशन रोल में आते हैं, कभी भी फिक्स नहीं रहते, सीधे सीधे प्रधानमंत्री से इनका मतलब है। यहाँ तक कि जो रॉ चीफ है वो कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर है, अर्थात जिसकी रिपोर्टिंग सीधे प्रधानमंत्री है। यहाँ पे होम मिनिस्टर या नीचे का कोई अधिकारी इंटरवीन नहीं कर सकता। यानी कि इनके अधिकार क्षेत्र को अगर देखा जाए तो यहाँ पे सीधे बात इनकी मुख्य प्रधानमंत्री से है, और इनके पास इस अनुसार काफ़ी शक्तियाँ भी होती हैं। और आप ये कह सकते हैं ये संगठन बहुत ही दक्ष संगठन है। कभी ये मत समझिएगा कि रिसर्च एनालिसिस विंग के कोई उपलब्धियाँ नहीं है। आईएसआई के विषय में हम इसलिए सुनते हैं क्योंकि आईएसआई का मूल एजेंडा है भारत की तबाही, और रिसर्च एनालिसिस विंग का मूल एजेंडा भारत की रक्षा है, प्रतिरक्षा है, और उचित समय आने पर प्रत्युत्तर देना भी है। समय के साथ इसने अपना कार्य बदला है, तो फिल्मी कहानियों से काफ़ी अलग है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं तो अच्छे अच्छे इनके पुस्तकें उपलब्ध हैं। इसकी स्थापना एक बहुत ही महान आईएएस अधिकारी ने की थी, रामेश्वर नाथ काऊ, जो उस समय के इतने सदैव आपके वो थे इंदिरा गांधी जी के अंतर्गत। सदैव अर्थात इतने शांत स्वभाव के और इतने मतलब समाज से दूर रहने वाले व्यक्ति हैं। इनकी फ़ोटो भी उपलब्ध नहीं है, बहुत ही कम फ़ोटो उपलब्ध हैं। इन्होंने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को भी बनाया है, और आपको जान के हैरानी होगी कि एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, भी इन्होंने ही स्थापित किया था। अब थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। रॉ चीफ, जैसे कि आपने देखा, कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर,
सीधे प्रधानमंत्री से बोल इनका हो हस्तक्षेप है। प्रधानमंत्री को डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं और यहाँ तक कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, वो भी इनकी बात सुनते हैं। ये भी इनपुट्स देते हैं, लेकिन इनके पास काफ़ी छूट भी होती है। अब देखिए, पोस्ट तो ऐसी कोई फिक्स है नहीं इसमें, लेकिन ये कुछ पोस्ट के नाम हैं, जिसमें सबसे ऊपर क्या आता है, एनालिस्ट। ये इनके सीनियर ऑफिसर हैं। एनालिस्ट होता है जितनी जानकारी प्राप्त हो रही है, जो भी अधिकारी होगा, सीनियर या जूनियर जो भी होगा, वो उस पे एनालाइज़ यानी उस पे विश्लेषण करके उस पे कुछ ना कुछ कार्य करेगा। कुल मिला के एनालिस्ट आपके भारत में ही रहते हैं। सेक्शन ऑफिसर, सेक्शन होते हैं आपके फील्ड में ऑफिस। ये भारतवर्ष में भी हो सकते हैं और अलग अलग राष्ट्रों के नाम से सेक्शन ऑफिसर्स या सेक्शन ऑफिसेस बनाए जाते हैं। ये भी खुफिया ऑफिस होते हैं। जैसे मान लीजिए अमेरिका में होगा तो वहाँ का सेक्शन ऑफिसर होगा, या अगर आपके किसी दूसरे राष्ट्र में होगा तो वहाँ का होगा। जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी सेक्शन ऑफिसर बिठाया जाता है, सेक्शन ऑफिस खुलवाया जाता है। स्टाफ होता है, एक प्रॉपर स्टाफ होता है, जिसमें आपके आपके क्लरिकल, अकाउंट्स एटसेट्रा, जितना हम जानते हैं आधिकारिक रूप से, जानकारियाँ एकत्रित करना, कॉल रिकॉर्ड करना, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी हम सोच सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको पता होगा ये इनका आपका कार्यालय भी है दिल्ली में, हाईली सिक्रेटिव है, ऐसे कोई आ जा नहीं सकता। तो लेकिन परंतु आपको इसका एक कार्यालय भी मिल जाएगा। इनके काम करने के तरीके के बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन इनके जो पोस्ट हैं जितने भरी हुए हैं, इनमें से ऊपर के 3 में आपके आमतौर पे जो जिसे हम कहते हैं ना एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब खुफिया काम कर रहे हैं, लेकिन बैठ के मिलजुल के प्लानिंग कर रहे हैं। और इनमें जो बाकी के दोनों हैं, जो चौथे और पाँचवें में, जिनको आप आमतौर पे सोचते हैं कि खुफिया तंत्र की जो रीढ़ की हड्डी है, उसमें चौथे नंबर पे मैंने लिखा हुआ कोवर्ट एक्शन फोर्स। यानी कि एक होता है ओवर्ट, यानी सामने से हमला करके चीज़ों को निपटाने वाला, और एक होता है कोवर्ट यानी कि खुफिया एक्शन फोर्स। ऐसी जो कार्यप्रणाली कि जब रॉ को पता चल जाता है कि हमने इस कार्य को अंजाम दे दिया है, अब इसको पूरा करना है, राष्ट्र प्रधानमंत्री के सामने रख दी जाती है कि ये कार्य हमने कैसे निपटाना है, तो प्रधानमंत्री कहता है आप करिए। तो इनके पास प्रधानमंत्री के अंतर्गत ही कोवर्ट एक्शन फोर्स होती है। कुछ कोवर्ट एक्शन फोर्सेस के नाम हैं, जो आज भी एक उपलब्ध फोर्स है, SG लिखा हुआ है, इसे कहते हैं स्पेशल ग्रुप। नीचे 2 नाम है, CIT-X, CIT-Y, काउंटर इंटेलिजेंस टीम X, काउंटर इंटेलिजेंस टीम Y। ये कभी इंद्र कुमार गुजराल के समय तक थी। उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री ने इन दोनों को डिसॉल्व कर दिया था, यानी निरस्त कर दिया था। लेकिन SG आज भी है, स्पेशल ग्रुप। चक्राता में इसका हेडक्वार्टर है, और चक्राता में आपके तिब्बत मूल के जो अधिकारी होते हैं, ये तिब्बत मूल की जो सेना बनाई गई है, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, उसके साथ ही ट्रेनिंग लेते हैं। ये समझिए कोवर्ट एक्शन फोर्स में मूलतः फौज के सबसे खूंखार, सबसे डेडिकेटेड या सबसे ज़्यादा जो प्रोत्साहित और ऑर्डर मिलने पर कोई भी कार्रवाई करने वाले जो अधिकारी और जो आपका बल होता है, वो तैयार बल होता है। और इनका काम एक ही है, इनको एक बार मिल गया, प्लानिंग हो गई, तो इन्होंने वो काम निपटा देना है और निपटा के वहाँ से निकल जाना है। तो इसको आप कह सकते हैं कि ये वो चीज़ है जिसके विषय में हम आमतौर पे सुनते हैं। आमतौर पे ये घटनाएं भी ऐसी दिखाई जाती हैं कि दुर्घटनाएं हों। और 5वें नंबर पे जो है, यदि मुझे कहा जाए कि किसकी सबसे ज़्यादा इज्जत करनी है, तो वो ये होता है फील्ड ऑपरेटिव या फील्ड ऑफिसर। इसको कुछ आप ऐसे समझिए कि किसी व्यक्ति का चयन हुआ, उसका खूब अच्छे तरह से मनोवैज्ञानिक रूप से जांचा गया, और उसको एक ऐसा काम दिया जाता है कि जाओ, तुम्हारी बोली, तुम्हारा रहन सहन, तुम्हें हम हर तरह से तैयार कर चुके हैं, जाओ जाओ अफ़गानिस्तान में जाओ, वहाँ पे इस क्षेत्र में अपनी टीम बनाओ। इनको बजट की कोई कमी नहीं होती, ये अपनी टीम बनाते हैं, ये अपने लोग इकट्ठा करते हैं, ये कॉन्टैक्ट बनाते हैं, यानी कॉन्टैक्ट मतलब अपना तंत्र विस्तार करते हैं। यहाँ पर इनकी दक्षता का ये परिचय है कि ये आजीवन इस कार्य में लगे रहते हैं, और एक तरह से इनसे कह दिया जाता है कि हमारे से लेना देना आपका होगा नहीं, हमसे लेकिन आप लिंक रहेंगे, आपका ये कोड नेम इत्यादि है, आजीवन आप लगे रहिए। आपको विश्वास नहीं होगा कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में, मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि ऐसे ऐसे फील्ड ऑपरेटिव हैं जो हो सकता है पाकिस्तान की फ़ौज, नेवी और आर्मी में आज भी काम कर रहे हों और बड़े उच्च पद पे हों, और हो सकता है रिटायर भी हो जाएं।
लेकिन उन्होंने अपने समय में भारतवर्ष के लिए जो भी हो सकता था, जो जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती थी, जान पे खेल के और ये जानते हुए भी कि मेरा क्या हश्र होगा, निरंतर करते आए हैं। और वो उसी तरह से आपके मतलब जीवन भी जी रहे हैं, विवाह इत्यादि करते हैं, वहाँ का हिस्सा रहते हैं और मर भी जाते हैं, लेकिन कभी इनकी खबर नहीं आती। परंतु आपको विश्वास नहीं होगा कि इनके कारण से बहुत सारे गतिविधियाँ हमें नक्षत्रों के बारे में पता चलती रहती हैं। समय आने पर यही वो लोग हैं जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देते भी हैं। सबसे महत्वपूर्ण अगर मैं पोस्ट कहूँगा जिसकी अगर इज्जत है तो वो फील्ड ऑपरेटिव की है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर देता है। और ये समझिए डेथ वारंट है उसके नाम पे, पहले से ही देश कह देता है कि हमारी आपसे कोई लेना देना नहीं होगा अगर आप पकड़े गए। अगर आप नहीं पकड़े गए बहुत ही अच्छी बात है, आपको जितने धन की आवश्यकता है, जो नेटवर्क आपने बनाया है, जो कार्य आप कर रहे हैं, कार्य में हमेशा सफल रहते हैं। इनका नेटवर्क इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि सामने वाले राष्ट्र को, या आप ये समझिए दुश्मन राष्ट्र है जहाँ भी ये कार्य कर रहे हैं, उसको कभी विश्वास ही नहीं होता कि ये जो है इस राष्ट्र के खुफिया तंत्र का व्यक्ति है। इतना जज्बा और इतना ट्रेनिंग और इतना अपने आप को न्योछावर कर देता है पूर्ण रूप से। और एक मेडल तक इस चीज़ का लालच नहीं है, उसे कुछ नहीं है। यहाँ तक कि अगर इसके मिशन का या इसकी जानकारी पे कोई बहुत बड़ी उपलब्धि होती है तब भी ये उतनी शांति से अपना कार्य करता रहता है। तो फील्ड ऑपरेटिव सबसे ज़्यादा इज्जत पाते हैं। जिनको हम फिल्मों में देखते हैं वो कोवर्ट एक्शन फोर्स है, वो भी अपना कार्य करके शांति से निकल जाते हैं। कोवर्ट एक्शन फोर्स का एक जाना हुआ जो मिशन है वो मैं बताता हूँ। 84 के समय में जब स्वर्ण मंदिर में दो लोगों ने, दो यानी विशेष रूप से आपके जर्नैल सिंह भिंडरवाला, जो संत जो जर्नैल भिंडरवाला जो था, और उनके साथ एक मिलिट्री ऑफिसर थे शाबेग सिंह, जो भारत से मेजर जनरल थे, जिनके अंतर्गत आपकी भारत की फ़ौजें अंदर नहीं घुस पा रही थी। तो जर्नैल सिंह भिंडरवाला को मारने के लिए एसजी स्पेशल ग्रुप की एक ट्रेनिंग दी गई थी, स्पेशल टास्क फोर्स को। और बहुत समय तक फ़ौज घुस नहीं पा रही थी, परंतु फिर मिशन एकदम से समाप्त हो गया। कैसे समाप्त हुआ? जब जर्नैल सिंह भिंडरवाला और शाबेग सिंह दोनों मारे गए, और दोनों मारे गए थे स्पेशल ग्रुप की कोवर्ट टीम द्वारा। मतलब इस प्रकार से घुसे और इन्होंने मारा और अंत में मिशन आपका ख़त्म हो गया। उसके बाद नाम नहीं आता कहीं कोवर्ट एक्शन फोर्स का या स्पेशल ग्रुप का। उन लोगों ने अपना काम कर दिया और अपना मिशन ख़त्म कर दिया। तो इस प्रकार की प्लानिंग, इस प्रकार की योजना संचालन और इस प्रकार से कार्य को अंजाम देते हैं। और स्पेशल ग्रुप ने ये काम कैसे करा, अंजाम दिया? क्योंकि जो गोलियां आपकी निकाली गई थी, किससे? इन दोनों के शरीरों से, वो AK-47 की थी। और उस समय AK-47 भारत की किसी भी रक्षा प्रणाली में प्रयोग में नहीं थी आधिकारिक रूप से, बाद में आई। और ये AK-47 भी कहीं ना कहीं से ली गई थी। ये समझिए इनके बैक चैनल होते हैं, बहुत सारे ऐसे अज्ञात जो हैं सूत्र होते हैं जिनके द्वारा इस प्रकार के हथियारों को लिया जाता है। तो ये इनकी दक्षता का एक उदाहरण दे रहा हूँ जो जानी जाती है आज के समय में। और ऐसे बहुत से कार्य हैं जो हम जानते हैं। रॉ में भर्ती होने का कोई तरीका नहीं है, रॉ आपको खुद भर्ती करता है। प्रमुख रूप से जो आपकी एजेंसियां हैं, आर्मी है, पुलिस है, इनमें कार्य करने वाले बहुत सारे ईमानदार लोग हैं, बहुत सारे लोगों का एनालिसिस करता है, या खुद इनकी जो है ACR पढ़ता है। तो इसमें भर्ती करने के लिए आपको वो अंदरूनी, मतलब उसमें कोई एजेंसी से वो नहीं दे सकते आवेदन। ये खुद ही आपको खुद बुलाएंगे एवं खुद ही आपको एक प्रस्तुतिकरण देंगे और आपको सारी चीज़ें समझा देंगे, आपने ये करना है। इसमें जो जनरल एनालिस्ट होते हैं या ये होते हैं, आप सब अधिकारी हैं, डेपुटेशन पे आके अपने वापस अपने कार्य में चले जाते हैं। तो वो दक्ष लोग हैं, स्टाफ के ऑफिसर्स हैं, वो भी अपने कार्य क्षेत्र में चले जाते हैं। और कोवर्ट एक्शन फोर्स भी अपना कार्य करके अपने अपने क्षेत्र में जा सकती है। फील्ड ऑपरेटिव जो होते हैं वो पूर्ण रूप से आपके विदेश में जहाँ भी उनका सेक्शन ऑफिस होता है या जो भी उन्होंने आधिकारिक अपना पूरा नेटवर्क या तंत्र बनाया होता है उसके साथ काम करते रहते हैं। और ये सारे आपस में अपनी जानकारियों का तालमेल बिठाते हैं। दक्षता की बात करी जाए और खुफिया तंत्र में सबसे अधिक सर्वांगीणता की बात करी जाए तो रॉ का कोई मुकाबला है नहीं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के लोग तालिबान के अंदर भी आपको मिल जाएंगे, आपको मिल जाएंगे ये ISIS के अंदर भी मिल जाएंगे। इनका प्रमुख रूप से जो है इनका नियंत्रण कम से कम ISI की तरह हम ये रॉ काम नहीं करती अपनी मन से, ये प्रधानमंत्री के निर्देशों का प्रतीक्षा करती है।
समय आने पर ये अपनी दक्षता को वैसे ही प्रस्तुत कर सकते हैं जैसे कोई बहुत ही अच्छी खुफिया तंत्र या खुफिया एजेंसी समय आने पर करती है। तो यह हमारे भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज, दो प्रमुख एजेंसियों के बारे में थोड़ी सी मैंने जानकारी आपको दी है। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आएगी और आपको, जो लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं या इसमें रुचि रखते हैं, इसको जान के आपको मज़ा भी आया होगा। इनको बिल्कुल वैसे एकदम ज़मीनी स्तर पे जितना मैं समझा पा रहा हूँ, ये जानी हुई चीज़ें हैं। कुछ जानी हुई चीज़ों के अतिरिक्त भी बहुत सारे मिशन ऑपरेशन होते हैं, लेकिन ये मत समझिए कि सारे मिशन आपकी फिल्मी तरीके से होते हैं। बिल्कुल साधारण रूप से होते हैं। सारी चीज़ें प्लानिंग, सारी चीज़ें जानकारी और सारी चीज़ें सामने वाले को देखकर कैसे जो है कार्य को अंजाम दिया जा सकता है सबसे बड़ी तरीके से, वैसे ही करते हैं। हाँ, बहुत सारी एजेंसियों के साथ तालमेल भी रखते हैं। जैसे मोसाद के साथ रॉ के बहुत पुरानी लिंक हैं और मोसाद के बहुत सारे ऑपरेशन जो हुए हैं उनके विषय में इन्हें जानकारी है। और मोसाद के ऑपरेशन के तरीकों को पढ़ के समझ के हो सकता है कोई नया मिशन ये करें, लेकिन एकदम उसकी कॉपी नहीं करते, थोड़ा सा अपनी बुद्धि भी लगाते हैं और भारतवर्ष के हिसाब से जो किया जा सकता है उसको करने की भी क्षमता रखते हैं। क्षमताओं के विषय में यदि आप बात करेंगे तो एक आपको जानकारी दे देता हूँ कि जब 26/11 का हमला हुआ था और हाफिज़ सईद जो है, जिसको प्रमुख रूप से दोषी ठहराया गया था, रॉ के अधिकारियों की टीम इतनी दक्ष है कि उन्होंने 1 महीने के अंदर हाफिज़ सईद के पड़ोस में रहना शुरू कर दिया था। यानी अगर भारत से आदेश प्राप्त होता तो वो उसे बीच रास्ते में भी ढेर कर सकते थे। मैं दक्षता का एक उदाहरण दे रहा हूँ, परंतु राष्ट्र से यानी कि प्रधानमंत्री के ऑफिस से या प्रधानमंत्री ने इसका आदेश नहीं दिया, लेकिन दक्षता का ये अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि हाफिज़ सईद के पड़ोस में उन्होंने रहना आरंभ कर दिया था। हाफिज़ सईद की चहलकदमी आवाजाही पे पूरा उनकी जानकारी थी, उनको बस आदेश की प्रतीक्षा थी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ये जानकारी मैंने जितना भी सूत्रों से प्राप्त करी है, मैं जितना सत्य जानकारी मैं जानता हूँ उसके आधार पर की है। इसमें कोई भी जानकारी ऐसी हैरत अंगेज़ या अनावश्यक, अनर्गल नहीं है। ये ग्लैमरस जानकारी से अलग थोड़ा व्यावहारिक जानकारी है। आप में से कोई खुफिया तंत्र में जानना चाहता है तो मैं उसको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ कि यहाँ पे ना कोई मेडल है, ना कोई सर्टिफिकेट है, ना कोई आपकी जानकारी, ना इसका आपको कोई वो मिलेगा। हाँ, आपको अपना कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता होगी। आपके पास यदि कोई कार्य करने की दक्षता है, उसको निखारने की पूरी स्वतंत्रता होगी। लेकिन समय आने पर अगर आपकी ये बात होगी कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो यहाँ पर इसकी कोई संभावना नहीं है। क्यों? क्योंकि जब बात राष्ट्र की रक्षा की है तो सब कुछ ताक पे रखना इस खुफिया तंत्र को आता है, विशेष रूप से रॉ को, आईबी वालों को अंदरूनी रूप से आता है। और यही इनकी मनोवैज्ञानिकता जांची भी जाती है कि ये किस प्रकार से कार्य करना चाहते हैं। अगर आपको इसमें जाना है, इसमें रुचि है, आप और जान सकते हैं। और यदि ये वीडियो पसंद आए, इसको और लोगों तक फैलाइए, इनको और सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। और इनसे संबंधित यदि और जानकारी चाहिए होगा मुझे बताइएगा कमेंट्स में, मैं और भी आपको इस विषय में जानकारी प्रस्तुत करूँगा। अच्छी अच्छी पुस्तकें आप पढ़ सकते हैं। इसमें जो पुस्तकें जो रामेश्वर नाथ काऊ ने भी लिखी थी, और रामेश्वर नाथ काऊ जी के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, तो आपको एक पता चल जाएगा कि इस प्रकार के जो खुफिया तंत्र के अधिकारी हैं उनका मनोविज्ञान और उनका कार्य करने का तरीका क्या होता है। रॉ के जो पूर्व के मिशन, जो जाने हुए मिशन हैं, उनके विषय में भी आप जान जाएंगे। तो इन एजेंसियों की दक्षता, और हाँ, इनसे भूलें भी होती हैं समय समय आने पर, ऐसी बात नहीं है कि भूल नहीं होती, परंतु अपनी भूल से सीखते भी हैं और उस सीख को फिर से वो पुनरावृत्ति ना हो, या इट इज़ नॉट रियलाइज्ड, और व्हाट कैन वी से दैट इट इज़ नॉट रिपीटेड एवर, वो इनका मूल मंत्र है। तो यह है खुफिया तंत्र के बारे में, भारतीय इंटेलिजेंस के बारे में, भारत की रक्षा प्रतिरक्षा के लिए पूर्ण रूप से समर्पित। और इसी के साथ मैं इस वीडियो का समापन करूंगा। और कोई जानकारी जाननी हो या और कुछ प्राप्त करना हो आप बता सकते हैं। इसी के साथ सबका धन्यवाद देखने हेतु। जय हिंद।